नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के ऊपर आने वाला है जिसके अंदर 30 बेस्ट एमसीक्यू को मैं लेके आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो आप अंत तक देखें, वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मैं बता दूं, जो प्रीवियस ईयर का वीडियो पढ़ा रहे हैं आप लोग का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। मतलब आप लोग को अच्छा लग रहा है, कमेंट भी अच्छा अच्छा कर रहे हैं आपको। तो कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यू पढ़ते रहिए। आपको बैक टू बैक प्रीवियस ईयर वीडियो, साथ में बेस्ट एमसीक्यू का वीडियो, कॉन्सेप्ट का वीडियो, सभी चीज लेके आ रहा हूं मैं। और साथ में मैराथन क्लास भी लेके आएंगे, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा वैसे वैसे और भी मतलब मेहनत इस पर किया जाएगा। मैराथन वीडियो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लगेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस सबको भी मैं लेके आया हूँ, अच्छे से डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो आप अंत तक देखें। चलिए आज के डिस्कशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, सबसे एक बात और बता दूं, मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर डेली बेसिस पर 9 बजे टेस्ट दीजिए। और एक बात और, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि कुछ दिनों में आपको मतलब 150 क्वेश्चन का जो है ना ये टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे, ठीक है। 15 टेस्ट, 20 टेस्ट उसमें रहेगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पूरा, एसटीटी के लिए फिर टीआरई के लिए। ऐसा काम हम कर रहे हैं, ठीक है, खुद डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं वो, मतलब सब चीज किए हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिफाइन अ फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है वो चीज आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है कौन सा गलत है। मैं बता दूं, हर एक ऑप्शन को मैं अच्छे से डील करता हूं। ऐसा नहीं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है फिर निकल के अगला चल गए, क्वेश्चन नंबर 2 पर चले गए, उसका 2 का सी है फिर 3 का डी है, ऐसे चल रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप कॉपी लेके बैठ रहे हैं, नोटबुक में आप नोट कर रहे हैं, ठीक है, इस बातों को, तो आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट मिलने जा रहा है हर क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। ऐसा नहीं कि 30 ही क्वेश्चन ही पढ़ा रहे, इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है, फंक्शन है, तो सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं। देखिए, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम एक बार क्रिएट करते हैं और उसको जितने मल्टीपल टाइम हम उसको कॉल करेंगे वो काम करता है। मतलब फंक्शन जो है ना, रीयूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट देता है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। कोई भी फंक्शन होता है, उस फंक्शन के का जो सिंटेक्स है वो है रिटर्न टाइप। मतलब फंक्शन के अंदर 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम और ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट, ठीक है। ये और उसके बाद फंक्शन का बॉडी, ये चीज, यही सिंटेक्स फंक्शन का है। मतलब फंक्शन अगर होंगे तो उसका रिटर्न टाइप होगा, फंक्शन का नाम होगा और आर्गुमेंट होगा। ये तीनों पार्ट से मिलकर फंक्शन बना हुआ है। और फंक्शन होंगे डिफाइन कर रहे हैं जिस समय, उस समय फंक्शन को बॉडी देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब यहां पर समझिए कि इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि हम अगर जैसे बात करते हैं वॉइड मेन वॉइड, ये क्या है, एक मेन नाम का फंक्शन है जो आर्गुमेंट के रूप में वॉइड ले रहा है, मतलब नल कुछ नहीं ले रहा है और रिटर्न भी कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। ये मतलब हो गया, ये एक ऐसा फंक्शन हो गया, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप फंक्शन हो गया, ठीक है। तो चलिए अब आंसर लगाइए। सबसे पहले जो ऑप्शन नहीं होगा उसको काट के हटाइए। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या लिखा हुआ है, सीधे सम लिखा है, फंक्शन का नाम लिख दिया, उससे पहले रिटर्न टाइप भी होता है, ये बात आप जान लीजिए। तो डायरेक्ट इस तरह से फंक्शन नहीं बना सकते, ये गलत है, ये कट गया, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, क्या है, सम, ये क्या है, फंक्शन का नाम है, चलिए ठीक है, ये फंक्शन नेम है। आईएनटी रिटर्न टाइप है, ये भी सही लिख रहा है, रिटर्न टाइप है। और ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट, ये भी सही है, मतलब सब चीज फुलफिल कर रहा है। अब एक बात और देखिए, इसके आगे क्या लगा दिया गया, सेमी कॉलन लगा दिया गया, मतलब फंक्शन जिस समय बना रहे हैं उसी समय सेमी कॉलन लगा दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि उसको बॉडी प्रोवाइड हम नहीं कर रहे हैं, फंक्शन बनाएंगे तो उसमें बॉडी देना पड़ेगा। तो बॉडी सेमी कॉलन लग गया, इसका बॉडी नहीं होने के कारण ये आंसर भी नहीं होगा। क्लियर है, आगे पढ़िए। अब ऑप्शन नंबर ए पढ़िए और बी पढ़िए। पहले ए को काट के हटाते हैं। देखिए, आईएनटी सम, सम क्या है, फंक्शन का नाम है। आईएनटी रिटर्न टाइप है और ब्रैकेट के अंदर लिखा, सीधा सीधा लिख दिया ए और बी, 2 वेरिएबल है और वेरिएबल को डेटा टाइप के साथ लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट किसी वेरिएबल को ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये आर्गुमेंट के कारण, आर्गुमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो नहीं किया है, इसलिए ये भी कट गया। तो आप बताइए कि जो है ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, तो आंसर क्या निकल के आया, बी निकल के आया।
अब बी निकल के आएगा, थोड़ा सा बी समझ लीजिए। बी क्या लिखा हुआ है, आई एन टी सम, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ आई एन टी ए कॉमा आई एन टी बी लिखा हुआ, करली ब्रैकेट ओपन किया, इसके अंदर लिख दिया रिटर्न और ए प्लस बी लिख दिया, रिटर्न ए प्लस बी लिख दिया। अब ये ब्रैकेट बंद हो गया। तो एक चीज देखिए क्या हुआ कि सम नाम का फंक्शन है, आर्गुमेंट में दो इंटीजर वैल्यू ले रहा है और काम करने के बाद मतलब इसका बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद ए प्लस बी जो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है उसको एक इंटीजर के रूप में उसको रिटर्न कर रहा है। मतलब ये पूरी तरह से काम कर रहा है अच्छे से, ठीक है। तो यही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी होगा। मैंने सारा ऑप्शन को काटा और क्यों नहीं होगा, ऑप्शन ए क्यों, सी और डी में बताया, और इसका आंसर बी क्यों होगा उसको भी अच्छे से क्लियर किए, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हिच ऑपरेटर यूज टू एक्सेस मेंबर ऑफ ए क्लास थ्रू अ पॉइंटर। देखिए पॉइंटर के थ्रू क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है। सबसे पहले समझिए कि अगर क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है, पॉइंटर नहीं है, मान लीजिए पॉइंटर नहीं करना है, बिना पॉइंटर का अगर कोई क्लास का मेंबर है ना उसको एक्सेस करना है ना, डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, ये आंसर निकल के आता। अगर अगर इसमें लिखा रहता कि व्हिच ऑपरेटर यूज टू एक्सेस मेंबर ऑफ ए क्लास, द डॉट ऑपरेटर, क्लियर। लेकिन यहां पॉइंटर लगा दिया गया। अब डॉट ऑपरेटर उसको थोड़ा सा एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए क्लास बना रहे हैं एबीसी नाम का, इसके अंदर एक void शो नाम का फंक्शन बना दिए पब्लिक टाइप का, ठीक है चलिए, और इसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, सी आउट हेलो लिख दिए, चलिए ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहां आ गए आईएनटी मेन फंक्शन के अंदर आ गए और एबीसी का ऑब्जेक्ट बना दिए ए1। अब हम क्या कर दे, ए1 डॉट शो करेंगे। अब शो क्या है बताइए तब, ये शो जो है इस एबीसी नाम के क्लास का फंक्शन है और ए1 क्या ऑब्जेक्ट है, और उसे डॉट करके हम उसके मेंबर को एक्सेस कर ले रहे हैं, क्लियर। तो ये चीज क्या है कि क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए सीधे सीधे डॉट ऑपरेटर लगा देते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पॉइंटर के थ्रू जो है ना, अगर क्लास के मेंबर को एक्सेस करना हो ना उसके लिए हम लोग लगाते हैं ये ऑपरेटर, ठीक है। इसको, ये पॉइंटर टाइप का ऑपरेटर है, इसको हम यूज करते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल यहाँ पर लेके आए हम लिख के, क्या है कि एक क्लास बनाया स्टूडेंट नाम का, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का, उसके अंदर एक और वेरिएबल एज नाम का इंटीजर टाइप का है, वो स्ट्रिंग टाइप का नेम है, डिस्प्ले फंक्शन बनाया, उसके अंदर जो मैसेज है डिस्प्ले कर दिया। आगे बढ़िए, अब यहाँ देखिए मेन फंक्शन के अंदर क्या है, उस स्टूडेंट नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ये स्टूडेंट नाम का क्लास जो है उसका S1 ऑब्जेक्ट बन गया और उस S1 डॉट नेम देखिए एक्सेस कर रहे हैं बिना क्या करते हैं पॉइंटर का, डॉट कर दिए नेम। तो नेम जो वेरिएबल है इसके अंदर उसमें हम कोडिंग शर्मा डाल दिए हैं। तो S1 डॉट नेम, S1 ऑब्जेक्ट किसका, स्टूडेंट का, स्टूडेंट के अंदर नेम नाम का वेरिएबल, उसमें जाके कोडिंग शर्मा सेट कर देगा। एज कर दिया 20, डाल दिया 20। आगे बढ़िए, अब देखिए पॉइंटर टाइप का बनाया, स्टूडेंट नाम का क्लास है स्टार पीटीआर, मतलब किसी वेरिएबल के पहले अगर स्टार लगा दिए तो वो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बन जाता है। तो इस स्टूडेंट नाम का क्लास का एक पॉइंटर पीटीआर नाम का वेरिएबल बनाया है और उसको डिफरेंस कर दिया उस ऑब्जेक्ट से। S1 जो ऑब्जेक्ट था उस क्लास का, उसको इससे डिफरेंस कर दिया पीटीआर से। अब हम क्या किए, पॉइंटर टाइप का बन गया, उस ऑब्जेक्ट का एक डिफरेंस बन गया पॉइंटर टाइप का। अब पीटीआर से हम मतलब इस ऑपरेटर से कॉल कर दिए तो इससे क्या हुआ, वो कॉल हो गया। मतलब अगर एक्सेस करना है मेंबर को पॉइंटर के थ्रू तो हम लोग ऑपरेटर बी यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, क्लियर है। जैसे आपको पता होना चाहिए आईएनटी एक्स लिखे एक नॉर्मल वेरिएबल, लेकिन आईएनटी और स्टार लगा के एक्स लिख दिए तो ये क्या हो गया, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बन गया। माने किसी भी वेरिएबल के पहले स्टार का सिंबल लग जाएगा तो पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा, याद रखिएगा अच्छे से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के पास आएंगे। 30 क्वेश्चन है, आप अंत तक बने रहिएगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके आपको दूंगा, ठीक है। अगर किसी तरह का डाउट रह जा रहा है आप कमेंट करके बताइए, सर आप थोड़ा सा और अच्छे से करिए, मैं हमेशा प्रयास करता हूं अच्छा करने का। क्वेश्चन 3 पढ़िए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंस्ट्रक्टर इज ट्रू, मतलब कंस्ट्रक्टर के बारे में कौन सा बात सही है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। क्लास के अंदर दो टाइप का फंक्शन देखने को मिलता है हम लोग को, एक जनरल फंक्शन, एक स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन इसलिए कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं क्योंकि इसको कॉल नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। जिस समय ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना उसी समय ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लीजिए,
कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएट, ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, मैंने सी सही है। आगे बढ़िए, कंस्ट्रक्टर के बारे में एक और बात जान लीजिए, कंस्ट्रक्टर को क्लास के नाम से डिक्लेयर करते हैं, कंस्ट्रक्टर को क्लास के नाम के साथ डिक्लेयर करते हैं, दो बात। तीसरा, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, रिटर्न टाइप उस फंक्शन का होता है जिसको हम कॉल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को हम कॉल नहीं करते, वो ऑटोमेटिक कॉल होता है, इसलिए उसका रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, ये सारी बात है। अब आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है, खाली आंसर सी नहीं लगाएंगे, इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना है कि ए क्यों नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप, कहता है कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप है, तो गलत बात है, कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप नहीं होता है, मतलब ये कट गया। चलिए आगे बढ़ते, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, कंस्ट्रक्टर कैन बी इनहेरिटेड, क्लास को इनहेरिट करते हैं, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, उसको इनहेरिट नहीं किया जाता है, उसको कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर सकते, सीधा जान लीजिए। क्लास इनहेरिट होता है, क्लास के अंदर की जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस कर लेते हैं, और इनहेरिट भी कोई फंक्शन को कर लेते हैं, इनहेरिट मतलब ओवरराइड करते हैं, वो ओवरराइड होता है, इनहेरिट नहीं होता है। पहले ये कट गया। ऑप्शन नंबर डी देखिए, कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली लाइक नॉर्मल फंक्शन, मतलब कंस्ट्रक्टर नॉर्मल फंक्शन की तरह बिहेव करता है, गलत बात है। नॉर्मल फंक्शन को हम लोग जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक काम नहीं करेगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो मैंने कॉल नहीं भी करेंगे तब ये ऑटोमेटिक कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड, एक कोड दिया है उसका आउटपुट बता दीजिए। INT-A कहता है एक वेरिएबल ए नाम का बनाया, उसमें 10 डाल दिया, ठीक है। एक पी नाम का पॉइंटर वेरिएबल बनाया, देख लीजिएगा, पॉइंटर नाम का वेरिएबल, ये एक ए जो वेरिएबल बनाया ना, ए 10 जो 10 रखा, ये किसी मेमोरी लोकेशन, मान लीजिए 1001 मेमोरी लोकेशन पर, वो एड्रेस पर, मतलब ये एड्रेस कहलाएगा, ये कहलाएगा एड्रेस। ये ए क्या है, वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल है, और ये 10 क्या है, वैल्यू है उस वेरिएबल का। ये तीन चीज समझिए। अब क्या है, INT*P, माने पी एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बन गया, और क्या लिखे, M%A का मतलब होता है, ए तो एक वेरिएबल है और एंड लगा दिए, तो एंड लगाने के मतलब हो गया कि उसका एड्रेस को उठा के उस पॉइंटर वैल्यू में डाल देगा, मतलब यहां पर 1001 आ जाएगा, जो 1001 जो है इसका ए का जो एड्रेस है उसमें आ गया। आगे क्या करते हैं देखिए, *P इजकल टू 20। अब देखिए P क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, अगर P को सीधे सीधे डिस्प्ले करने चाहे तो 1001 देगा, और उससे पहले क्या लिखा हुआ है, स्टार लिखा हुआ, 1001 से पहले स्टार लिखा, तो 1001 से पहले स्टार लिखा, 1001 एक एड्रेस है, एड्रेस से पहले स्टार का सिंबल लगा दिए, तो उसका वैल्यू माना जाएगा उस वेरिएबल का। उसमें क्या डाल दिए हैं, 20, माने 1001 का वैल्यू 20, मतलब ये 10 को हटा के 20 डाल देगा। अब क्या करते हैं, Cout < A, अब क्या हुआ, ए को डिस्प्ले करेंगे तो क्या 10 देगा, नहीं 20 देगा, ठीक है। ए का वैल्यू क्या देगा, 20 देगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से वैल्यू चेंजेस होता है, मैंने समझाया अच्छे से आपको, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे समझे होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वर्चुअल फंक्शन। देखिए वर्चुअल फंक्शन के बारे में क्या बात सही है वो बता दीजिए। देखिए वर्चुअल फंक्शन कब आता है, कब बनता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म का ये केस है, पहले बात जान लीजिए। जब हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बनाते हैं, होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है जब हम इनहेरिटेंस करते हैं, पेरेंट और चाइल्ड को इनहेरिट करते हैं, तो उसमें एक ऐसा प्रॉपर्टी जो पेरेंट में भी है, और वैसा प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी अगर चाइल्ड में भी डिक्लेयर कर दे रहे हैं, तो पेरेंट वाला जो प्रॉपर्टी है ना, वो क्या हो जाता है, वो ओवरराइड हो जाता है। तो ये चीज क्या कहलाता है, पेरेंट वाला जो प्रॉपर्टी है वो वर्चुअल हो जाता है, ठीक है। तो वर्चुअल फंक्शन ये मतलब इनहेरिटेंस के केस में आप जनरेट होता है जब फंक्शन सेम नाम का पेरेंट और चाइल्ड में डिक्लेयर होता है तो। और वर्चुअल फंक्शन देखने को मिलता है आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आपको हम थोड़ा सा और अच्छे से जानकारी दे दे तो देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, वो दो तरह का देखने को मिलता है, एक कंपाइल टाइम, एक होता है रन टाइम, दूसरा रन टाइम। कंपाइल टाइम में के अंदर जो है, जो कंपाइल टाइम डिसाइड होता है किस फंक्शन को कॉल होना है, इसके अंदर देखने को मिलेगा फंक्शन ओवरलोडिंग, माने ओवरलोडिंग जो है ये देखने को मिलेगा, फंक्शन ओवरलोडिंग या ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये देखने को मिलेगा आपको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आपको देखने को मिलेगा वर्चुअल फंक्शन, ठीक है।
या फंक्शन ओवरराइडिंग भी बोलते हैं इसको, ओवरराइडिंग। ये ओवरलोडिंग है, ये ओवरराइडिंग है। तो ओवरराइडिंग या वर्चुअल फंक्शन ये देखने को मिलता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, दे अलाउ फंक्शन ओवरलोडिंग, गलत। फंक्शन ओवरलोडिंग तो कंपाइल टाइम होता है। दे इनेबल रन टाइम इनेबल, सही बात है, ऑप्शन नंबर बी सही है, यही आंसर है, ठीक है। दे मस्ट बी स्टैटिक, गलत बात है। दे कैन नॉट ओवरराइड, गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है। जो वर्चुअल फंक्शन जो है ना, वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात है। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू प्रिंट हेलो इन सी प्लस प्लस। देखिए, सी प्लस प्लस में हम लोग सी आउट नाम का, माने करेक्टर आउटपुट नाम का एक स्ट्रीम यूज करते हैं। क्लियर। इससे भी क्वेश्चन आपके टीआरई में पूछा गया था कि सी आउट जो है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एसटीटी में पूछे भी जाते हैं। तो अब यहां पर क्या है, सी आउट जो है करेक्टर, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस लेस देन का सिंबल लगाते हैं, और यहां पर हम डबल कोट के अंदर कोई मैसेज लिखना है तो डबल कोट में लिख देंगे हम लोग हेलो वर्ल्ड, और डबल कोट बंद कर देंगे, सेमीकोलन लगा दिए। अगर किसी वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले करना है, मान लीजिए यहां पर एक वेरिएबल बना चुके हैं int x में 10 डाल दिए, और 10 को डिस्प्ले करना है तो हम सीधे सीधे वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम इस ये तरीका हो गया। एक तरीका और हो, अगर हम वेरिएबल के वैल्यू के साथ मैसेज भी दिखाना है, जैसे लिखते हैं वैल्यू ऑफ एक्स इजकल टू, यहां तक मैसेज हुआ, फिर लेस देन करके एक्स दे देंगे, तो ये दोनों कंबाइंड हो गया। इसमें क्या हुआ, देखिए, इसमें सिर्फ मैसेज डिस्प्ले हुआ, इसमें वेरिएबल के वैल्यू डिस्प्ले हुआ, इसमें वेरिएबल मैसेज के साथ वेरिएबल के वैल्यू डिस्प्ले भी हुए। ये तीनों दोनों काम यहां पर हुआ। तो यहां पर यही बोलता है कि हेलो को सी प्लस प्लस में डिस्प्ले करना है तो हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी, सी आउट। आगे बढ़िए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एंड हेलो, ये जो है ना जावा के अंदर हम लोग को आउटपुट करना है। सिस्टम जावा के नाम अंदर क्लास है, आउट आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, प्रिंटल फंक्शन है, और सिस्टम आउट जो है स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट के माध्यम से प्रिंटल फंक्शन के को कॉल करते हैं, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखा होता है वो आउटपुट सीधे सीधे आ जाता है। ये जावा के अंदर है, जावा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर है। आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्रिंटफ हेलो, ये जो है सी प्रोग्रामिंग के अंदर देखने को मिलता है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हमको हेलो डिस्प्ले करना हो तो प्रिंटफ नॉर्मल फंक्शन यूज कर लेंगे, काम खत्म, आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो, ये जो है जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर थोड़ा सा देखने को ये मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फंक्शन ओवरलोडिंग। मैंने बताया अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, फंक्शन ओवरलोडिंग, सबसे पहले इसके बारे में 2-3 लाइन जान लीजिए। फंक्शन ओवरलोडिंग जो है ना, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं इसको। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में होता क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग में होता क्या है, जितने भी फंक्शन होते हैं ना सेम नाम से डिक्लेयर होता है, लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट से एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए पहले, तब इसका आंसर लगाएंगे, वॉइड सो, फिर मैंने लिखा वॉइड सो int, फिर मैंने लिखा वॉइड सो फ्लोट, फिर मैंने लिखा int सो, फिर मैंने लिखा इधर int सो और int। देखिए, एक फंक्शन, 2 3 4 5 फंक्शन मैंने बनाया, और पांचों फंक्शन सोए नाम से बना हुआ, देख रहे हैं, माने सारा फंक्शन सेम है, लेकिन टाइप ऑफ आर्गुमेंट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट से एक दूसरे से डिफरेंट है फंक्शन। तो ये जो एग्जांपल हुआ, ये क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग का हो गया। क्लियर है। अब आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन में पहला देखिए, सेम फंक्शन नेम डिफरेंट स्कोप। अगला है सेम फंक्शन नेम डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। सेम फंक्शन नेम सेम पैरामीटर्स, ठीक है। डिफरेंट फंक्शन नेम डिफरेंट पैरामीटर, देखिए डिफरेंट फंक्शन नेम और सेम पैरामीटर, ये तो पहले कट गया, ये आंसर कहीं से नहीं होने जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी को भी काट के हटा लीजिए, सेम फंक्शन का नाम और सेम पैरामीटर, ये गलत हो गया। ये तो सेम फंक्शन नेम और सेम पैरामीटर जो देखने को मिलता है फंक्शन ओवरराइडिंग में, ये लगा लीजिए, ये आप लिख लीजिए, फंक्शन ओवरराइडिंग में ये होगा, वर्चुअल फंक्शन में ये होगा, यहां नहीं होगा। आगे पढ़िए, अब ऑप्शन ए होगा कि बी होगा, पहला पढ़िए, सेम फंक्शन नेम डिफरेंट स्कोप, सेम फंक्शन नेम डिफरेंट पैरामीटर्स। देखिए ये डिफरेंट, देखिए सेम फंक्शन नेम डिफरेंट स्कोप का मतलब क्या हो पता है,
सो 5 बना, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको क्या समझ रहे हैं? सो मैंने डिस्प्ले करना, मैंने स्कोप तो सबका आउटपुट करने का बात हुआ ना, एक तरह का स्कोप एक ही है लेकिन पैरामीटर अलग अलग है, तो इसलिए आंसर एक भी नहीं होगा। आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर बी, माने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है। फंक्शन का नाम सेम है, पैरामीटर अलग अलग है, स्कोप अलग अलग नहीं है। स्कोप सबका एक ही स्कोप है कि आउटपुट ही करना है इस फंक्शन के अंदर, भले उसमें कुछ लिखे कोड, लेकिन आपको एक फंक्शन के नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर स्कोप एक ही है। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रू अबाउट द कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन। देखिए, मेंबर फंक्शन को कांस्टेंट बनाना है। कांस्ट माने कांस्टेंट, सबसे पहले ये जान लीजिए। कांस्ट एक कीवर्ड है जो कांस्टेंट बनाता है। अगर हम int x लिखते हैं 5, इसके पहले हम क्या करते हैं, कांस्ट लगा दिए, तो ये वेरिएबल कांस्टेंट बन गया। माने अगली बार x में 6 डालेंगे तो एरर दे देगा आपको, ये कांस्टेंट वेरिएबल हो गया। माने कांस्ट एक कीवर्ड है जिसको किसी वेरिएबल के पहले लगा देंगे तो कांस्टेंट वेरिएबल बन जाएगा, फंक्शन के पहले लगाएंगे तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। अब देख लीजिए, कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट है ना, तो उसके अंदर जो डेटा यूज होगा एज आर्गुमेंट, या हम जो भी वहां से एक्सेस कर रहे हैं, तो वो भी कांस्टेंट डेटा मेंबर ही होना चाहिए। जिस तरह से अगर कोई स्टैटिक फंक्शन है ना, तो उसके अंदर जो डेटा होगा वो स्टैटिक का ही यूज होगा, नॉन स्टैटिक डेटा यूज नहीं हो सकता है। तो उसी तरह कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है, तो उसके अंदर जो डेटा यूज होंगे उस फंक्शन के अंदर, कांस्टेंट फंक्शन मेंबर ही एक्सेस होंगे। क्लियर है? पढ़िए, कहता है कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक नॉन कांस्टेंट मेंबर। कहता है कैन नॉट एक्सेस नॉन कांस्टेंट मेंबर। सही बात है कि नॉन कांस्टेंट मेंबर जो है ना वो एक्सेस नहीं होगा अगर कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है तो। अगला पढ़िए, कैन नॉट एक्सेस कॉन्स्ट मेंबर। कॉन्स्ट मेंबर एक्सेस नहीं करेंगे, गलत बात है। कैन नॉट मॉडिफाई मेंबर, गलत गलत, माने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं हुआ? कि कैन मॉडिफाई मेंबर वेरिएबल, मतलब कहता है कि कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है तो वेरिएबल के मेंबर को मॉडिफाई कर सकते हैं, बदलाव नहीं होगा, कांस्टेंट बन रहा है। तो इसका आंसर एक नंबर ही होगा, कैन नॉट एक्सेस, माने उस कांस्टेंट मेंबर में हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं जो कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है, उसके वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए हो। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट मल्टीपल इंटेंस। देखिए, जावा में इंटेंस जो मल्टीपल किसको बोलते हैं, माने ए और बी दो पेरेंट है और सी अकेलौता चाइल्ड है, इसका पेरेंट ए और बी दोनों हो गया, माने दो क्लास को एक ही क्लास में इनहेरिट कर लेते हैं, तो ये कहलाता है आपको मल्टीपल इंटेंस। मतलब पेरेंट ए, बेस चाइल्ड क्लास एक, अब मल्टीपल पेरेंट। ऑप्शन देख लीजिए, क्लास कैंडिडेट ओनली वन बेस क्लास, गलत हो गया। क्लास कैंडिडेट मल्टीपल बेस क्लास, सही बात है, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको मल्टीपल इंटेंस कहते हैं। इंटेंस बहुत देखने को मिलता है, सिंगल इंटेंस, मल्टीपल इंटेंस, मल्टीलेवल इंटेंस, हाइब्रिड इंटेंस, हेरेटिकल इंटेंस, ये सब इंटेंस देखने को मिलता है। मैंने इस सब पर वीडियो पढ़ाया हुआ अच्छे से, देखिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का वीडियो जाके चैनल पर देखिए, सारा पढ़ाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रू अबाउट डिलीट ऑपरेटर। देखिए, डिलीट जो ऑपरेटर है ना, इसका काम क्या है, जो मेमोरी मिला है उसको रिलीज करना। ठीक है, क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिलीट ऑपरेटर। डिलीट ऑपरेटर का काम क्या है, उसके बारे में कौन सा बात सही है वो पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए, एक न्यू नाम का कीवर्ड होता है, एक एमएलॉग फंक्शन होता है, ये दोनों के बारे में समझिए। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग या जावा, आगे किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर जब ऑब्जेक्ट बनाना होता है, मेमोरी देना होता है, गिवन मेमोरी गिवन देना होता है, तो उसके लिए न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब मेमोरी रिलीज करना होता है ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिलीट ऑपरेटर। ठीक है, डिलीट ऑपरेटर यूज होता है। एनालॉग फंक्शन क्या है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर, सी प्रोग्रामिंग, मैंने सी प्लस प्लस नहीं बोला है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर मेमोरी देना है, गिवन टेकिंग गिवन करना है, तो उसके लिए एनालॉग फंक्शन यूज करते हैं। अगर फ्री करना है मेमोरी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्री नाम का जो है ये मतलब फंक्शन, उसका यूज करते हैं। एनालॉग से मेमोरी मिलेगा और फ्री से डिलीट होगा, हट जाएगा। न्यू कीवर्ड से मेमोरी मिलता है और डिलीट से हटता है। तो यहां चल लीजिए,
डिलीट ऑपरेटर जो है उसके बारे में क्या सही है, तो फ्री मेमोरी एलोकेटेड बाय न्यू, माने न्यू के द्वारा जो मेमोरी दिया गया उसको फ्री करने का काम करता है, और फ्री जो फंक्शन है वो एनालॉग के द्वारा मेमोरी देने का फ्री करने का काम करता है। मैंने सब बता दिया, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट एसटीडी स्कोप रिलेशन ऑपरेटर मैप, ये क्या करता है, स्टोर करता है की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर किसको बोलते हैं, जैसे अगर हम बात करें इस तरह से 1 और यहां पर लिख दिए एप्पल, ठीक है, कॉमा 2 मैंगो, ठीक है। तो ईच ई क्या है, ये एक तरह का की, ये 1 2 कहलाएगा की, और ये एप्पल और मैंगो क्या कहलाएगा, वैल्यू, और दोनों को इकट्ठे बोल देंगे की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर बोलते हैं। अब समझिए यहां पर की वैल्यू एग्जांपल समझिए, जैसे यहां एग्जांपल देखिए, एक मेन नाम का फंक्शन बनाया, इसमें मैप नाम का जो है उसका एक रेफरेंस बना दिया, एम नाम का माने वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, आईएनटी और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, ये वैल्यू जो भी होंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में होंगे, आईएनटी क्या है, ये की होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, ये एम के 1 में 1 डाल दिया ओ एन ई, 2 में 2 डालू 3 डाल दिया, और फिर उसको लूप चला के हम इसके एक्सेस कर रहे हैं। तो इस तरह से की जो मैप है ना, ये मैप ये क्या करता है, की वैल्यू पेयर पर काम करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है जो क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट वो इनकैप्सुलेट होता है, छुपा होता है, हाइड होता है, और उसमें हम पब्लिक करके उसको आउटसाइड एक्सेस करवा देते हैं। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते समझ गए होंगे। अगला है ड्राइव वन क्लास फ्रॉम अनदर, ये तो इनहेरिटेंस कहलाया, फंक्शन ओवरलोडिंग, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये न्यू कीवर्ड से हम लोग करते हैं इसे। तो ये सब चीज है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डायमंड प्रॉब्लम सॉल्व इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है, डायमंड प्रॉब्लम जो होता है ना वो वर्चुअल इनहेरिटेंस होता है। ये वर्चुअल जो इनहेरिटेंस है वही डायमंड प्रॉब्लम है। एग्जांपल से आपको स्पष्ट होगा, देखिए एक क्लास लिए हैं, यहां पर देखिए एक क्लास क्या है, इसका पहले आंसर एक नंबर होगा। क्लास ए नाम का क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन बना दिया void show नाम का, पब्लिक टाइप का है, उसके अंदर बॉडी दे दिए। क्लास बी बनाए हैं और उसको एक जो क्लास है उसको हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। सी में भी ए को इनहेरिट कर रहे हैं, डी में भी ए को माने डी में बी और सी को इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये वर्चुअल इनहेरिटेंस से होता क्या है कि सीधे सीधे एक बार जो क्लास है उसको सीधे सीधे कॉपी कर देता है वहां पर, उसके अलग से उसका एक मेमोरी नहीं बनाता है, ठीक है। मतलब एक ही स्कोप को वो हर जगह पेस्ट करने का काम करता है, यही कहलाता है डायमंड सॉल्व प्रॉब्लम कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने बताया जस्ट फंक्शन ओवरलोडिंग जो है यही तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ही एग्जांपल है। वर्चुअल फंक्शन ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जब किसी क्लास के अंदर जो मेथड होता है उसको बॉडी नहीं होता है, उसको जिस क्लास में भी जोड़ते हैं वहां पर बॉडी देते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाता है। डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है, जब क्लास एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास, दूसरा को तीसरा, इस तरह से जब कॉलिंग होता है डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं। और रन टाइम जब किसी का ऑब्जेक्ट बना, देखिए अब क्लास किसी और का और रन टाइम किसी का भी ऑब्जेक्ट उसमें पेस्ट कर दिए, डायनेमिक बाइंडिंग कहलाता है इस तरह से, ठीक है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेफरेंस एंड पॉइंटर। देखिएगा ध्यान से, रेफरेंस क्या होता है, पॉइंटर क्या। मैंने पॉइंटर के बारे में बताया आपको कि पॉइंटर एक ऐसा टाइप का स्पेशल वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने में होल्ड करके रखता है, किसी दूसरे वेरिएबल का अपने में एड्रेस को होल्ड करके रखता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आईएनटी एक्स बना दिए और एक आईएनटी पी नाम का वेरिएबल बना दिए, उसमें m% x कर दिए, मतलब ये x में मान लीजिए यहाँ पर 10 डाल दिए, तो ये क्या x नाम का वेरिएबल है, 10 पर 1001 मेमोरी लोकेशन पर एक p नाम का अलग से एक वेरिएबल बनाएगा पॉइंटर टाइप का, और उसमें 1001 डाल दिए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंटर वेरिएबल स्टार लगाने से बन गया, मतलब किसी दूसरे वेरिएबल का अपने में एड्रेस होल्ड कर रखता है पॉइंटर वेरिएबल। आगे बढ़िए, रेफरेंस के बारे में समझ लीजिए। रेफरेंस जो होता है ना, ये एक ऐसा वेरिएबल होता है, जैसे मान लीजिए आईएनटी एक्स में 6 डाल दिए, हम एक वेरिएबल बना दिए रेफरेंस टाइप का m%y, इसमें दे दिए x को। अब क्या हुआ पता है आपको, ये एक बार x बनाया 6 रखा, अब y क्या किया, y में भी हम 6 डाल रहे हैं,
लेकिन इसको क्या करें, इसको अलग से मेमोरी नहीं देके उसी को रिफरेंस कर दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा वैल्यू भी यही है और एक्स का भी वैल्यू है, ये तो एक काम करो, अलग अलग काहे मेमोरी लोगे, एक ही मेमोरी से दोनों काम कर जाए, तो रिफरेंस कहलाता है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, रिफरेंस मतलब पॉइंटर कैन बी रीसीटेड, माने पॉइंटर को जितना बार है उतना बनाते हैं, लेकिन रिफरेंस को हम एक बार बना दिया उसी को पॉइंट कर देते हैं, मैंने एक वेरिएबल बना हुआ उसी में दूसरे वेरिएबल को जब पॉइंट कर देना उसी को रिफरेंस कहलाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर जैसे एग्जांपल देखिए, ये कुछ आया है इस तरह से, पॉइंट रिफरेंस है, ये पॉइंटर एग्जांपल है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। देखिए वैसा फंक्शन जिसके पास बॉडी नहीं होता है, जिसको जिस क्लास में भी जोड़ते हैं वहां पर बॉडी देना पड़ता है, और प्योर वर्चुअल फंक्शन हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट क्लास में देखने को मिलता है। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन के लिए माने ये कीवर्ड है वर्चुअल, वर्चुअल फंक्शन का नाम फंक्शन बनाते हैं तो वाइड शो, ये रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन का नाम दे इक्वल टू करके 0 दे देंगे, तो ये कंप्लीट सिग्नेचर है प्योर वर्चुअल फंक्शन का, और इसका शॉर्टकट में लिख दिया है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट हैपन इफ अ बेस क्लास पॉइंटर पॉइंट्स टू अ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड। तो देखिए इस केस में क्या होगा, डिराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल होगा, मैंने क्या कहा था फिर से सुन लीजिए, व्हाट हैपन क्या होगा, इफ अ बेस क्लास का पॉइंटर है, पॉइंटर बनाए हैं बेस क्लास का और डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के माध्यम से उसके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो उस समय डिराइव क्लास का कॉल होगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा, यहां पर क्या हुआ, एक बेस क्लास बनाया, इसके अंदर एक वर्चुअल फंक्शन बनाया, इसके अंदर मेथड डाल जो भी बॉडी दिया, डिराइव क्लास बनाया और बेस क्लास को इसमें इनहेरिट कर लिए, ये कर लिया गया। मेन फंक्शन में आइए, बेस क्लास का ये देखिए स्टार पीटीआर माने बेस क्लास का पॉइंटर बनाए, ये तो बोला था बेस क्लास का पॉइंटर बनाइए, देखिए बन गया, यहां बनाए हैं न्यू डिराइव क्लास के, इसमें क्लास का ऑब्जेक्ट डाल दिए। तो यहां पर क्या होगा, पीटीआर माने ये पीटीआर और डैश देके हम शो का फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये कॉल होगा क्या, किसका कॉल होगा, डिराइव क्लास के फंक्शन का कॉल होगा, याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा और एग्जांपल मैंने दिया सामने में, ठीक है। आगे बढ़ी, कोई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सिंटेक्स ऑफ डिफरेंस, मैंने अभी जस्ट बताया INT m% x इक्वल टू y, अगर ऐसे लिख देते हैं तो ये जो x है ये रिफरेंस वेरिएबल बनता है, इसको रिफरेंस वेरिएबल कहते हैं। इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा सटीक जवाब, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू पॉइंट ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पॉइंटर बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं क्लास का नाम, ठीक है, स्टार लगा के वेरिएबल का नाम और न्यू करके ही देंगे क्लास का नाम, तो ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बन जाएगा, याद रखिएगा यही आंसर है। अगर हम स्टार हटा देंगे तो वो क्या होगा, एक नॉर्मल वेरिएबल बन गया, लेकिन स्टार लगा दिए तब वो क्लास का नाम दे दिए तो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बन गया, पॉइंटर टाइप का वो ऑब्जेक्ट बन गया, याद रखिएगा अच्छे से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डू यू एक्सेस अ मेंबर ऑफ क्लास थ्रू अ पॉइंटर, पॉइंटर के थ्रू क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है, तो यही तो आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी में है, पीटीआर डैश देके फंक्शन का नाम। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वर्चुअल डिस्ट्रक्टर इज ट्रू, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर के बारे में कौन सही है, तो इसका हो जाएगा कि आप वर्चुअल डिस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है जब डिलीट करते हैं डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को, किसके, बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू, जब बेस डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल हटेंगे तो ये कॉल होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इस एग्जांपल से आपको स्पष्ट होगा, एक बेस क्लास बनाए हैं, इसमें वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बनाए हैं, क्योंकि आपको पता होगा टिल्ड जो ये सिंबल है इससे डिस्ट्रक्टर बनता है। तो आगे आइए, डिराइव क्लास के अंदर डिराइव क्लास में बेस क्लास को हम इनहेरिट कर लिए, इसमें एक डिस्ट्रक्टर है, मेन फंक्शन में आगे बेस क्लास का ऑब्जेक्ट, बेस क्लास का एक हम क्या बना दिए, पॉइंटर टाइप का पीटीआर वेरिएबल बना दिए, उसमें न्यू डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं और डिलीट पीटीआर कर रहे हैं, तो क्या होगा, कॉल डिराइव डिस्ट्रक्टर फर्स्ट और देन बेस कंस्ट्रक्टर, पहले डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को मेमोरी रिलीज करेगा तब जाके उसको करेगा। सिंपल जान लीजिए, ये ऑब्जेक्ट किसका डाला जा रहा है, ऑब्जेक्ट डाला रहा है डिराइव का, तो डिराइव का पहले जरूरत हटाएगा और तब करेगा बेस को। उम्मीद करते हैं समझ गए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके पास बॉडी ना हो, एटलीस्ट कम से कम एक वो प्योर वर्चुअल फंक्शन उसके अंदर देखने को मिलता है, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, उसको सिर्फ इनहेरिट करते हैं, ठीक है, उसको इनहेरिट करते हैं, वहां पर बॉडी देते हैं। तो ऑप्शन देखिए पहला, कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, सही बात है,
माने ये आंसर सही है। मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन, माने सही बात है, प्योर वर्चुअल फंक्शन के पास बॉडी नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कम से कम एगो प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। कैन बी यूज टू बेस क्लास, स्वाभाविक है, प्योर वर्चुअल फंक्शन को बेस क्लास में हम यूज करके उसको डिराइव क्लास में बॉडी देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज स्मार्ट पॉइंटर। देखिए अगर कोई पॉइंटर क्या करता है, मेमोरी देने का काम, माने किसी भी दूसरे एड्रेस वेरिएबल को अपने में एड्रेस रखता है होल्ड करके ये चीजें, तो स्मार्ट पॉइंटर होगा ना तो वो बहुत आसानी से मैनेज कर लेगा मेमोरी से रिलेटेड बात। तो पॉइंटर डेट ऑटोमेटिकली मैनेज मेमोरी, ये स्मार्ट पॉइंटर काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24, Which of the following true is difference? डिफरेंस के बारे में कौन सही है? तो must be initialized when declared, can be null, can be reset, can not be देखिए पहले यहां समझ लीजिए कि क्या कहते हैं कि कैन बी रिसीटेड। सबसे पहले देखिए इसको रिसीटेड नहीं करते, कैन नॉल ये सब गलत है। इसका आंसर हो जाएगा मस्ट बी इनिशियलाइज्ड व्हेन डिक्लेयर्ड, माने जिस समय हम रिफरेंस बनाएंगे उसी समय उसको अवश्य है कि हमको वहां पर उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जैसे देखिए एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया 10 डाल दिया, डिफरेंस नाम का आरईएफ नाम का वेरिएबल बनाया डिफरेंस टाइप का, उसमें एक्स डाल दिया और डिफरेंस में 20 डाल दिए और 20 डालने के बाद उसको हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि डिफरेंस जिस समय बनेगा उसके उस हर हालत में उसको इनिशियलाइज करके डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम्पल भी दिए हैं। आगे बढ़ी, क्वेश्चन 25, 30 क्वेश्चन है, बने रहिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द प्योर वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में कौन सही है? कहता है कि मेक द क्लास एब्स्ट्रैक्ट। स्वाभाविक है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन वो क्या करता है, क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देता है, क्योंकि उसके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास अंदर कम से कम एगो प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए, मैंने पहले बताया है, इसलिए ये सही है। मस्ट बी ओवररिडन बाय इनडिराइव्ड क्लास, इसको हर हालत में डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी नहीं होता है, उसको इनहेरिट करेंगे वहां बॉडी देंगे। सिंटेक्स ये सही है कि वर्चुअल वॉइड फंक्शन का नाम और इक्वल टू पर जीरो देंगे, प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सटीक जवाब है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26, कैन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव कंस्ट्रक्टर। स्वाभाविक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या समझे, उसमें एगो प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए, कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए, तो उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। इसका आंसर यस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे एग्जांपल नहीं है, सिंपल जान लीजिए कि एक क्लास बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना देंगे, नॉर्मल क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर बना देंगे और उसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देंगे। स्वाभाविक है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच कीवर्ड यूज्ड टू इंडिकेट और डिराइव क्लास ओवरराइड्स और बेस क्लास वर्चुअल फंक्शन। कहता है कि कौन सा कीवर्ड का जो इंडिकेट करता है डिराइव क्लास को ओवरराइड कर सकते हैं वर्चुअल फंक्शन को, तो वो वर्चुअल है, ये वर्चुअल है, इसी को द्वारा हिंट मिलता है कि वो वर्चुअल डिराइव क्लास के अंदर है। जैसे बताइए एक क्लास बनाए पहले, उसके अंदर एक फंक्शन बना दिया वाइड शो नाम का, एक और क्लास बनाए उसके अंदर वाइड शो नाम फंक्शन बना दिया, पहला क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट कर लिए, तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट वाला जो क्लास बना जो पेरेंट क्लास है वो वर्चुअल हो गया, तो वहां पर इंडिकेट करने के लिए वहां पर वर्चुअल नाम का कीवर्ड लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे देखिए यहां पर क्या है, ये वर्चुअल टाइप का बना दिए और व्हाइट शो यहां भी बना हुआ, व्हाइट शो यहां भी बना हुआ, तो इस व्हाइट शो को जो है इंडिकेट कर दिए कि भाई वहां बना हुआ है। और ये एक्चुअल में ये एग्जांपल तो मैंने ये इसका था, पिछला जो क्वेश्चन बता रहे थे इसका कंस्ट्रक्टर का, ये अब यहाँ पर दोनों एग्जांपल, यहाँ दो इस एग्जांपल से इस क्वेश्चन का भी जवाब हो जाएगा, उस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास एबीसी एब्स्ट्रैक्ट उसका कंस्ट्रक्टर बना दिया, देखिए ये, और उसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिए और उसको इनहेरिट करके इस प्योर वर्चुअल पर बॉडी दे रहे हैं, और प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो वर्चुअल नाम का कीवर्ड लगा ही पड़ेंगे, तो सो यहां भी है, सो यहां भी है, सो को बॉडी एक्चुअल में दे तो रहे हैं लेकिन दोनों जगह है, तो इसलिए पहला वाला जो पेरेंट वाला है वहां पर उसको वर्चुअल कीवर्ड के साथ लगा लिखना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28, Which of the following true about the double pointer। देखिए पॉइंट डबल पॉइंटर कहते हैं, पॉइंटर टू अ पॉइंटर को डबल पॉइंटर कहते हैं, मतलब INT x एक वेरिएबल हो गया, INT स्टार लगा दिए y एक सिंगल पॉइंटर, INT स्टार स्टार z कर दिए, तो ये डबल पॉइंटर कहता है। तो पॉइंटर टू पॉइंटर बोलते हैं इसको, ये सिंबल से डिनोट करते हैं, और कैन नॉट बी क्रिएट 2D एरे क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू करेक्ट सिंटेक्स टू इंडिकेट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी, इसके अंदर C++ के अंदर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IO स्ट्रीम, ठीक है। और ये डॉट एच लिखे हैं लेकिन ये जो सिंबल लिखे हैं इसके कारण गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 30, अंतिम क्वेश्चन। व्हिच ऑपरेटर यूज्ड टू आउटपुट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में आउटपुट करना था, सी आउट लगते हैं ना, इसमें लेस देन का सिंबल लगाते हैं, इसमें हम जो भी चीज देते हैं तो वो आउटपुट हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यही खत्म होता है। अगले वीडियो मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ। चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और कंटिन्यू बैक टू बैक पढ़ते रहिए। इस तरह से वीडियो आते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।